आज हम चर्चा करेंगे सेल डीड के ऊपर कि सेल डीड का प्रयोग हम रियल एस्टेट सेक्टर में किस लिए करते हैं और क्यों करते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कोई प्रॉपर्टी अभी परचेज की है और आपको सेल डीड को लेकर बहुत सारे आपके मन में डाउट्स या प्रश्न होंगे, जैसे कि मैं सेल डीड कैसे तैयार करूंगा, सेल डीड को मैं एग्जीक्यूट कैसे करूंगा, मुझे स्टाम्प ड्यूटी के रूप में सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा, सेल डीड को बनाते मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है, या मुझे सेल डीड कैंसिल हो सकती है, अगर हो सकती है तो किन परिस्थितियों में हो सकती है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न होंगे। अगर आपके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं तो इस वीडियो को आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं पर्सन स्टेट में, जहां पर हम रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी समझते हैं आसान शब्दों के साथ। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सेल डीड क्या है? सेल डीड एक प्रकार का वर्ल्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो कि कोई भी प्रॉपर्टी होल्डर इसके थ्रू अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करता है अन्य व्यक्ति के फेवर में। वो अन्य व्यक्ति कौन हो सकता है? रिश्तेदार भी हो सकता है, सगा संबंधी भी हो सकता है, या कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है। बात करते हैं सेल टाइटल ट्रांसफर क्या होता है। टाइटल ट्रांसफर से अर्थ है कि मालिकाना हक देता है किसी अन्य व्यक्ति को, और जिस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू देता है वह सेल डीड होती है, जिसे कि हम रजिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, आम बोलचाल में बोलते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है केवाला और उर्दू में इंतकाल बोलते हैं। तो इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कोई रजिस्ट्री बोल देता है, कोई इंतकाल बोल देता है, कोई केवाला बोलता है, कोई सेल डीड बोल देता है। इनका मतलब सिर्फ एक ही होता है और उस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू सिर्फ किसी प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर हो सकता है। और ये टाइटल ट्रांसफर वह व्यक्ति कर सकता है जिसका किस प्रॉपर्टी पर लीगल राइट्स हो। लीगल राइट्स उस प्रॉपर्टी में किसी व्यक्ति को कैसे हो सकता है? या तो वो प्रॉपर्टी स्वार्जित हो, या उत्तराधिकार कानून के तहत प्राप्त की गई हो, या उसे दान स्वरूप में वो प्रॉपर्टी प्राप्त हो। इन्हीं कंडीशंस में कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो और कानूनी रूप से बालिग हो। बात करते हैं सेल डीड कैसे तैयार की जाती है। सेल डीड को बनवाते समय सर्वप्रथम आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करके स्टाम्प पेपर खरीदने होंगे। तो आपके मन में प्रश्न होगा मैं कितने रुपए की स्टाम्प ड्यूटी पे करूंगा, तो इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि सेल डीड को सर्वप्रथम बनवाते समय हमें स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है, उसके बाद हमें स्टाम्प पेपर खरीदने होते हैं, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होता है। डॉक्यूमेंट्स में तैयार करते समय सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट्स में सेलर और बायर की पूरी पर्सनल डिटेल उसमें मेंशन की जाती है। चाहे जो भी खरीदार हो और जो भी बेचने वाला हो, उसकी पर्सनल डिटेल में जैसे उसका नाम, उसकी अगर वो लेडीज है तो डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, या जेंट्स है तो उसके सन ऑफ, उसकी आयु कितनी है, उसका पता क्या है। इस प्रकार की पर्सनल डिटेल है वो सारी चीजें उसमें मेंशन की जाती हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी की डिटेल मेंशन की जाती है, जैसे कि वो प्रॉपर्टी की पहचान। पहचान से यहाँ अर्थ है कि वो प्रॉपर्टी क्या है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, या रॉ लैंड है। रॉ लैंड का अर्थ है यहाँ पे कृषि भूमि से। उसकी पहचान क्या है ये आप समझ गए। अब बात करते हैं उस प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन का नंबर भी होता है, जैसे उसको जिसे हम एड्रेस बोलते हैं। वो उसमें एड्रेस पूरी मेंशन की जाती है, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट का अर्थ है यहाँ पे कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पे स्थित है, वो सारी डिटेल मेंशन करनी होती है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी रॉ लैंड नहीं है, रेसिडेंशियल है या कॉमर्शियल है या फिर इंडस्ट्रियल है, तो वो बिल्टअप कितना है। बिल्टअप से अर्थ है वो बना कितना है, एक मंजिल बना है, 2 मंजिल, 3 मंजिल, या इसमें कितने कमरे हैं, कितने लेटरिन बाथरूम किचन वगैरह हैं, ये सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। उसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आप जितना एरिया परचेज कर रहे हैं, उस जो एरिया का साइज है, उस एरिया में कितने एरिया में वो बिल्टअप है, पूरे में बिल्टअप है या हाफ में या 1/4 में है या 1/3, जितना भी एरिया उसमें बिल्टअप होगा वो एरिया मेंशन करना होता है। जितना खाली पड़ा होता है, जो स्पेयर एरिया होता है, उसे पूरा मेंशन करना होता है। और उस प्रॉपर्टी की कुल एरिया या कुल क्षेत्रफल कहें, वो इन सारी चीज़ों को डिटेल मेंशन की होती है।
करनी होती हैं। इसके बाद उस प्रॉपर्टी की पेमेंट के बारे में मेंशन करनी होती है कि प्रॉपर्टी कितने में बेची गई है, उसका टोकन मनी कितना था, उसकी पार्ट पेमेंट कितनी है, फाइनल पेमेंट कितनी है, अगर कुछ बकाया राशि बची है तो वो कितनी है। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी प्रॉपर्टी का सेल डीड जब भी तैयार की जाती है, सेलर करता है कि जब उसे फुल फाइनल पेमेंट मिल जाती है। किन्हीं कंडीशंस में अगर कोई सेलर और बायर के बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तब इस कंडीशन में अगर कुछ पेमेंट रुकी भी आती है तो सेलर उसको सेल डीड बना के दे देता है। तो अगर वो इस कंडीशन में है तो उसकी रेस्ट पेमेंट लिखी जाएगी, इसमें नहीं है अमूमन ऐसा होता नहीं है। देखा गया है कि सेल डीड जब भी तैयार की जाती है, बनवाई जाती है, जब सेलर को बायर पूरी पेमेंट दे दे। इसके बाद उसमें पेमेंट की पूरी डिटेल मेंशन की जाती है। यहाँ आपको एडवांस मनी से अर्थ है कि एडवांस मनी को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इसे टोकन मनी बोल देता है, कोई एडवांस पेमेंट बोलता है, कोई इसको साया बोल देता है, कोई इसको बयाना। ये अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। इसमें भी आप कोई कंफ्यूजन वाली आपके मन में बात नहीं होनी चाहिए। पार्ट पेमेंट वो पेमेंट होती है जो कि एडवांस पेमेंट और फाइनल पेमेंट के बीच में जब सेलर बायर को चुकाता है उसे बोलते हैं पार्ट पेमेंट। फाइनल पेमेंट जो कि जितने रुपए में पेमेंट प्रॉपर्टी की डील हुई होती है उसमें एडवांस पेमेंट और अगर पार्ट पेमेंट कुछ दी है उसको घटाने के बाद जो भी पेमेंट बचती है उसे हम फाइनल पेमेंट बोलते हैं, जो कि सेलर बायर को सेल डीड जिस दिन बनवाई जाती है उस दिन उसे पे करता है, या उससे पहले भी पे कर देता है, या सेल डीड बनाने के बाद हैंड टू हैंड वहीं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में दे देता है। उसके बाद एक स्व घोषणा पत्र तैयार किया जाता है जिसमें कि बायर की तरफ से उसमें वो ये मेंशन करता है कि मैं ये प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से बेच रहा हूँ, मुझ पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इसकी जो भी पेमेंट में तय हुआ था सेलर ने तय की थी बायर से, उसकी पूरी पेमेंट वो ले चुका है। अब सेलर की तरफ उसका किसी प्रकार का कोई बकाया राशि नहीं बची है। इसके साथ साथ वो ये भी घोषणा पत्र में लिखता है या मेंशन करता है कि आज से पहले जो भी इस प्रॉपर्टी पे लायबिलिटीज होंगी उसका वहन मैं करूंगा। यहाँ भी एक बात आपको बता दूं कि अमूमन तो जो भी लायबिलिटीज सेल डीड तैयार करने से पहले तक जो भी होती है वो सेलर ही पे करता है। फिर भी कोई एडवर्स कंडीशन में भी देखा गया है कि उस लायबिलिटीज को बायर को पे करनी पड़ती हैं। ये सारी चीजें एग्रीमेंट टू सेल में मेंशन होती हैं। अगर इस प्रकार की कंडीशन कुछ होती है तो अगर आपको एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है नहीं पता तो उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहां आप जाके एग्रीमेंट टू सेल देख सकते हैं। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है और ये कैसे तैयार की जाती है। थोड़ी जानकारी एग्रीमेंट टू सेल के बारे में आपको दे दूं। एग्रीमेंट टू सेल डीड बनाने से पहले वो भी एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कि सेलर और बायर अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या आपसी रजामंदी से जिन शर्तों के साथ उस प्रॉपर्टी को बेचता है उसको जिस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कानूनी रूप देता है उस डॉक्यूमेंट्स का नाम एग्रीमेंट टू सेल। आप इतना समझ लीजिए फिलहाल। और इसको पूरा समझने के लिए पूरी डिटेल में मैंने इसकी वीडियो बनाई है, उसका लिंक आई बटन में दे रखा है, आप वहां जाके जरूर देखिए। बात करते हैं कि घोषणा पत्र में इन सारी चीजों को मेंशन करने के बाद उसमें सेलर और बायर दोनों हस्ताक्षर करते हैं और दो गवाहों के साथ। वो दो गवाह सेलर की तरफ से भी हो सकते हैं और बायर की तरफ से हो सकते हैं, या दोनों ही गवाह एक ही तरफ से हो सकते हैं, या इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बात करते हैं सेल डीड को एग्जीक्यूट कैसे करें। इन सारी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके स्टाम्प ड्यूटी के साथ पे करके जो स्टाम्प पेपर हैं इनको एक साथ फाइल में संकलन करके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हमें जमा कराना होता है। वहां सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अधिकारी उन सभी डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेजों को चेक करता है। प्रॉपर्टी की डिटेल जो उसमें मेंशन की गई है उसका रिकॉर्ड चेक करता है कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पहले थी, अब कौन कर रहा है, इतना ही चेक करता है बस वहां पे उस वक्त वो। अगर वो चीज जो भी प्रॉपर्टी
सेल डीड तैयार करवा रहा है, जो सेल डीड कर रहा है, जिसे सेलर बोलते हैं, वो सेलर के फेवर में अगर वो प्रॉपर्टी होगी रिकॉर्ड में, तो वो सेल डीड वो अधिकारी अपने पास रखेगा। इसके बाद वह सेलर और बायर और गवाहों के सबके बयान दर्ज करता है ऑन रिकॉर्ड, कि सेलर से कुछ सवाल करता है कि आपने प्रॉपर्टी किसी दबाव में तो नहीं बेची, आपके ऊपर किसी प्रकार का, चाहे वो मानसिक हो, फाइनेंशियली बहुत किसी प्रकार का कोई प्रेशर तो नहीं है, आपको अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो उसकी पूरी पेमेंट है वो आपको मिल चुकी है या नहीं मिली। इन प्रकार के प्रश्नों का सेलर से पूछता है। बायर से वो पूछता है कि आपने प्रॉपर्टी किस उद्देश्य से खरीदी है, इसके साथ साथ आपने क्या पूरी पेमेंट सेलर को दे दी है। गवाहों से पूछता है कि गवाहों से भी गवाही ली जाती है, उसका भी रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डिंग होती है कि आपने ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है, इस भी ट्रांजेक्शन के बारे में आपको पता है, और पता है तो जो इसमें मेंशन किया गया है वो सब सही है। जब गवाह भी इस बात को राजी अपनी गवाही देते हैं कि हाँ भाई जो भी चीज में इस एग्रीमेंट टू सेल में के तहत ही यह सेल डीड तैयार की गई है, और सेल डीड में जो भी चीजें मेंशन है वो ठीक है, हमें इस बारे में पता है, और सेलर यही है और बायर ये है, उसने जो जी चीजें इसमें मेंशन की वो सब सही है। इन सभी चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो अधिकारी बैठे होते हैं वो जब संतुष्ट हो जाते हैं तो सेल डीड की कॉपी को अपने पास रख लेते हैं और 30 से 35 दिनों में का टाइम देते हैं कि आप आइए, आपका सेल डीड आपको मिल जाएगी। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि सेल डीड बनवाते समय बायर को जाने की कोई बाध्यता नहीं है। अगर बायर को किसी कोई अर्जेंट काम हो, जैसे किसी हॉस्पिटल इमरजेंसी आ जाए या उसको विदेश जाना पड़ जाए, तो वो अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनेट करके जीपीए के थ्रू जीपीए देकर भी इस सेल डीड को एग्जीक्यूट कर सकता है, मगर बायर को जाना कंपलसरी है या मैंडेटरी होती है, क्योंकि बायर ही इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर होता है तब तक ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के। आप बात करते हैं कि हमें स्टाम्प ड्यूटी के रूप में सरकार को टैक्स कितना देना पड़ता है, इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से हम करते हैं या क्या जाता है। तो इसका कैलकुलेशन कोई स्टैंडर्ड साइज तो नहीं है, मगर एक रफली मोटा मोटा आइडिया बता दूं कि हमारे भारतवर्ष में हर एक राज्य का अलग अलग टैक्स स्लैब में है। अगर पूरे भारतवर्ष की बात करो तो 3.5% से 12-13% तक पूरे भारतवर्ष में टैक्स लिया जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से उस प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी पर, चाहे वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या रॉ लैंड हो, हर प्रकार की प्रॉपर्टी पे जो टैक्स जिस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और जिस स्लैब में लिया जाता है वो इसी स्लैब में 3.5% से लेकर 12.5-13% तक लिया जाता है। इसके बाद अलग अलग राज्यों में कुछ सर्कल रेट होते हैं। अब आप पूछेंगे सर्कल रेट क्या होता है। सर्कल रेट भारत में राज्य सरकारें तय करती हैं, वहां पे बुनियादी सुविधा के हिसाब से कि जितनी सरकार ने सुविधाएं दी होती हैं उसके हिसाब से अलग अलग एरिया में, कुछ एरिया में डिवाइड किया जाता है कि यहाँ पे इतनी सुविधा ज़्यादा है तो यहाँ का सर्कल रेट ये होगा, यहाँ पे इतनी कम सुविधा है इसका सर्कल रेट होगा। उस सर्कल रेट जो चल रहा होगा आपकी, जहाँ पे आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है जिस सर्कल रेट में आता हो उस सर्कल रेट से उस टैक्स स्लैब का से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे आपके राज्य में मान लिया जाए 4% है टैक्स स्लैब में आता है, और आपका जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की है वो 10,000 सर्कल रेट में है, और आपने 50 गज प्रॉपर्टी खरीदी है, मान के चलेगा आपके पास 50 गज जमीन है, तो 50 गज जमीन का जो एरिया होगा 450 स्क्वायर फीट हुआ, 450 स्क्वायर फीट का। तो अगर वहां का सर्कल रेट 1 गज पे या 1 स्क्वायर फुट पे जो भी चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको उससे जो टैक्स स्लैब है जैसे 4% है तो उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी उतने रुपए का आपको सरकार को देके स्टाम्प ड्यूटी खरीदनी होगी। और वो स्टाम्प ड्यूटी ये भारत सरकार की तरफ से ये आपको एश्योर किया जाता है कि आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की है उसका जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स आपने हमें दे दिया है।
अब आपके ऊपर किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं है भारत सरकार की तरफ से। अब आप इस प्रॉपर्टी के सब प्रकार के टैक्स आपने चुका दिए। अब यहाँ से एक समझने वाली बात है कि अगर आपने सेल डीड तैयार कर ली है, सब कुछ तैयार हो गया, फिर भी आपके मन में ये डाउट होगा, क्या सेल डीड कैंसिल हो सकती है? जी हाँ, सेल डीड कैंसिल हो सकती है। तो आप पूछेंगे सेल डीड कब कैंसिल हो सकती है? सेल डीड अमूमन 3 ही कंडीशन में कैंसिल हो सकती है। पहली, अगर वो प्रॉपर्टी किसी दबाव में बेची गई हो। दूसरी, अगर उस प्रॉपर्टी की फाइनल पेमेंट या रेस्ट पेमेंट जिसे कुछ रह गई हो और वो सेलर ने बायर को ना दी हो। तीसरी कंडीशन, अगर उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी होल्डर के पास नहीं था या सेलर के पास नहीं था, फिर भी उसने वो प्रॉपर्टी आप सेल डीड उसकी तैयार कर दी और उसको बेच दिया। ये फर्दर केस होता है, बहुत रेयर केस देखा जाता है इस प्रकार के मामले। बात करते हैं कि पहले कंडीशन की, या मैं यूं कहूं पहले 2 कंडीशन में तो सेल डीड कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि जब सेल डीड तैयार की जाती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसमें एक अंडरटेकिंग या घोषणा पत्र दिया जाता है कि आपने इस प्रॉपर्टी की पूरी पेमेंट ले ली है, आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, चाहे मानसिक हो शारीरिक हो, किसी प्रकार का कोई भी दबाव आपके ऊपर नहीं है। आप अपनी मर्जी से, स्व मर्जी से आप उस प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं किसी अन्य व्यक्ति के फेवर में। तीसरी कंडीशन में फिर भी मैं पहले 2 कंडीशन में 90% चांस तो नहीं है, 10% चांस है। अगर वो कोर्ट में मामला जाता है तो न्यायालय उस पर क्या फैसला सुनाती है, वहाँ 10% चांस है कि वो, अगर कोई इस सारी चीज़ों को देखा जाता है रिकॉर्ड में क्या है क्या नहीं है, उसके बाद अगर कुछ न्यायालय के ऊपर है, विवेक के ऊपर डिपेंड करती है, वो सेल डीड को कैंसिल कर सकती है और नहीं भी कर सकती। अमूमन ये 10%, मेरे हिसाब से 10% का ही चांस होता है, क्योंकि आपने सेलर इस बात का पहले ही घोषणा अंडरटेकिंग दे चुका होता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी को मैंने अपनी मर्जी से बेचा है, किसी दबाव में नहीं हूँ, और ना ही इस प्रॉपर्टी का कोई बैलेंस पेमेंट है। सेलर के थ्रू ये घोषणा पत्र दिया जाता है। बात करें तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन में ये मेंशन होता है कि अगर उस प्रॉपर्टी का ऑनर से उस प्रॉपर्टी के होल्डर के पास नहीं था तो सेल डीड कैसे तैयार की जाती। यहाँ बता दूं कुछ क्लरिकल मिस्टेक देखे गए हैं, जैसे कि तहसीलदार के थ्रू या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो अधिकारी वगैरह बैठते हैं, उनकी कुछ क्लरिकल मिस्टेक से किसी और की प्रॉपर्टी आपके खाते में ट्रांसफर हो जाती है कुछ हिस्सा, और आप जाने या अनजाने में उस प्रॉपर्टी की सेल डीड तैयार करवा देते हैं या उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। तो इस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी के सेल डीड कैंसिल हो सकती है। इसके साथ ही अगर आपको अनजाने में वो प्रॉपर्टी आपने सेल डीड तैयार की है तो हो सकता है अगर वो मामला न्यायालय में जाता है तो वहाँ पे आपको कुछ रियायत दी जाए, मगर अगर न्यायालय को लगा कि आपने जानबूझकर, आपको पता था वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, फिर भी आपने उसको सेल डीड तैयार कर दिया, उसको बेच दिया और आपने एक प्रकार की ठगी की है, तो न्यायालय इस पर आप पर कुछ दंड भी लगा सकता है, चाहे वो आर्थिक हो या वो कारावास के रूप में कुछ, जो भी अगर पनिशमेंट जो न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करेगा कि वो क्या करता है आपके साथ। तो इसके साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं, सेल डीड प्रॉपर्टी का आखिरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आपने सेल डीड तैयार कर ली है, आप बायर हैं और आप अब ये इस बात की चैन की सांस ले रहे हैं कि अब मैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी बनवाने होते हैं वो सब मेरी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, अब इस प्रॉपर्टी का मैं ऑनर बन चुका हूं। तो यहाँ आप एक गलत हैं, क्योंकि आप अभी तक सिर्फ सेलर की तरफ से आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, ना कि सरकार की तरफ से। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि मैं क्या करूं। तो आपको यहाँ बता दूं, आप उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराना होगा, जिसे हम दाखिल खारिजी बोलते हैं। आपको उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराना पड़ेगा, मतलब कि सरकारी खाते में आपको अपने उसका नाम दर्ज कराना होगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भविष्य में बनाने वाला हूं, जो मैं जल्दी आपके लोगों के लिए शेयर करूंगा, पब्लिश करूंगा। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको लगता है कि जो जानकारी मैंने आपको दी है
वो किसी अन्य व्यक्ति के काम आ सकती है, या आपका कोई मित्र है उसको इस जानकारी की जरूरत है, तो उन तक ये इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया अब तक आपने तो उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन हम इस आपके लिए रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियाँ जब भी आपके लिए कोई शेयर करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।